vectors. The quantities is the physical quantity which has direction, which has magnitude as well as direction is called vector. अब मेरी पूरी बात सुनना भाई, ध्यान से सुनना। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो और उसकी कुछ दिशा हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। ढंग से सुनना। जैसे कि आप लोग बोल दें कि वेलोसिटी, आप लोग बोल दीजिए फोर्स। जैसे कि वेलोसिटी है फोर्स, अब बोलोगे वेलोसिटी इस दिशा में है, दिशा भी होगी उसके पास और कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा कि इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है। फोर्स इस दिशा में लगा है 10 न्यूटन का, तो इसके बाद डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है बोलो? डायरेक्शन भी होता है और बोलो क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है इनके पास। जैसे वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, सुनते चलिएगा। फोर्स आपने बोल दिया 10 न्यूटन का टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, जैसे कि मास है, मैं बोलूंगा मेरा मास 70 केजी है, तो अब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होगा, बस 70 केजी मास है, बस खत्म, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अभी रूम का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, अब इसका कोई डायरेक्शन होगा क्या? इट्स 27 डिग्री सेल्सियस, दैट्स फाइन। इसके अलावा में इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं कि ईस्ट में या वेस्ट में नॉर्थ में। तो कुछ चीजों का सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और कुछ चीजों का बोलो क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और बोलो क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। तो जिन चीजों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उनको बोलो क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको बोलो क्या बोलते हैं? स्केलर्स। तो जल्दी से सुन लीजिए, इन चीजों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इन चीजों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरोस से। बिल्कुल एक बेसिक आइडिया मैं आपका खत्म कर रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा शुरू करूंगा चीजों को। तो आप मुझे बताइए एरो से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज एरो मेरे दोनों पर्पस सॉल्व करता है। एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है उससे डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है। एरो की लेंथ जो होती है वो मुझे किसका आइडिया देती है? बोलो मैग्नीट्यूड का। किसी चीज के बाद दो ही चीजें होती हैं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो एरो मेरे दोनों पर्पस सॉल्व करेगा। पॉइंट जिस तरफ कर रहा है वो डायरेक्शन होगी और जितना उसका लेंथ है वो उसका बोलो क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, है ना? सो कह सकता हूं मैं इस चीज को। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं जैसे कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब ये हो गया 5 न्यूटन का फोर्स। ये फोर्स हो गया 5 न्यूटन का, एरो बना दिया मैंने ऐसे करके ईस्ट की तरफ, इस तरफ ईस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बोले कि फोर्स 5 न्यूटन या फोर्स ऑफ 10 न्यूटन बोल दे टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम बोलेंगे ऐसे बड़ा एरो बना देंगे 10 न्यूटन के लिए। 5 न्यूटन का छोटा एरो, 10 न्यूटन के लिए बड़ा एरो होगा, ठीक है ना? बस याद करवा रहा हूं थोड़ा सा आप लोगों को, ताकि हमें जो बड़े अच्छे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। तो 10 न्यूटन का बड़ा होगा इसकी तरफ। अगर बोल दे यही चीज नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ मैं ऐसे करके बना दूंगा, नॉर्थ की तरफ हो गया, क्योंकि ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, तो बोलूंगा इसको फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तब एरो की लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी ये लेंथ है, बस ये ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। क्लियर? क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही मेरी बात समझ? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती हैं? द क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज, और इनको हम कुछ एरोस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और बड़ा जरूरी इनका तरीका होता है, वो सुन लीजिए। जैसे कि किसी ने बोला कि कोई फोर्स है, उसका है 5i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप। समझ आया तो मुझे बता देना। आई कैप, जे कैप, के कैप पता है आप लोगों को क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप ना वेक्टर्स ही हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप वेक्टर्स ही हैं। बस आई कैप कौन सा वेक्टर है? एक्स दिशा में एक वेक्टर है आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? 1 यूनिट। एक वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में, वो होता है आई कैप। ऐसे ही जे कैप बोलते हैं इसको और के कैप बोलते हैं इसको। मतलब ये आपको डायरेक्शन का आइडिया देते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा कोई वेक्टर है 5i कैप, इसका क्या मतलब बताओ जरा? कोई मेरा वेक्टर 5i कैप, इसका मतलब क्या है? ये वेक्टर x दिशा में, कौन सी दिशा में बोलो? और i कैप से 5 गुना बड़ा है, मतलब कि जैसे इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट 1 यूनिट का होता है ना, तो 5i कैप का कितना होगा? उससे 5 गुना बड़ा, यानी 5 यूनिट का। नहीं समझा मेरी बात को? गुरदीप नहीं समझा? मैंने बोला कि वेक्टर 5i कैप है, तो तुम्हें बताओ इस 5i कैप को लिखने से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का आइडिया लगा कि नहीं लगा? बोलो कैसे? डायरेक्शन का क्या आइडिया लगा? डायरेक्शन का लगा सर आई कैप है तो मतलब एक्स दिशा में है, डायरेक्शन का लग गया। सर मैग्नीट्यूड का, क्योंकि आई कैप से 5 गुना बड़ा है, इसका मतलब कि अगर आई कैप का 1 होता है तो इसका कितना होगा? बोलो 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोला कि मेरे पास कोई वेक्टर है 7i कैप, सॉरी 7j कैप। इसका क्या मतलब है कि इस वेक्टर की दिशा किस दिशा में है? बोलो y दिशा में है, और इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? 7 यूनिट का है।
याद आने लगी चीज थोड़ी बहुत। अगर कोई बोले कि वेक्टर है 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, चलो ऐसा मान लेते हैं 5 i कैप प्लस 3 j कैप, तो भैया 5 i कैप कैसा होगा, x डायरेक्शन में से i कैप है तो 5 i कैप इससे 5 गुना बड़ा होगा, ध्यान दो 5 i कैप ऐसा होगा, और 3 j कैप भी है, 3 j कैप भी है, इसका मतलब बोलो क्या करोगे 1 2 3 ऐसे उठाओगे, ये दिख रहा है क्या, 5 i कैप 1 2 3 उठा भी दोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इस दिशा में कोई वेक्टर है 5 i कैप प्लस 3 j कैप, ना तो प्योरली x में है ना प्योरली y में, x और y दोनों में होगा। जैसे कि मैंने किसी चीज को अगर ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे लगाया तो ये x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है, देखो ऐसे लगाए ना तो ये x में मूव करेगा और y में भी, इसीलिए बोल रहा है कि अगर किसी को बोला गया 5 i कैप प्लस 3 j कैप तो ये कैसा है बोलो, 5 यूनिट x में 3 यूनिट ऐसे उठा दो तो ये कुछ ऐसे लग रहा है, नहीं आया समझ में, तो ये वेक्टर ऐसे लग रहा है, वेक्टर की दिशा पता लगी भाई, मैं आप लोगों से कह रहा हूं एरो के जरिए दिशा पता लग जाती है, डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड वो दे ही देता है, दोनों चीजें पता लगानी होती है हमें, इसके जरिए मुझे क्या पता लग जाता है, डायरेक्शन मुझे पता लग जाती है 5 i कैप प्लस 3 j कैप ऐसे, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सीधा याद करिए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा उसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस भूले तो नहीं हो, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड बोला कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर तो आएगा रूट ऑफ 25 जमा में 9 रूट ऑफ 34 आएगा, जो भी 5 पॉइंट समथिंग यूनिट्स का आ जाएगा, तो इतने यूनिट की फोर्स लग रही है, इस दिशा में लग रही है, नहीं समझे मेरी बात को, थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं, मान लीजिए किसी ने बोला कि फोर्स लग रहा है 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप, अब बताओ इसकी दिशा क्या है, तो बोलूंगा 5 यूनिट x में, 5 यूनिट x में बच्चों, फिर क्या बोलोगे बोलो 4 यूनिट y में, तो ऐसे कर दिया 4 यूनिट y में, और 3 यूनिट k में भी है, मतलब इस तरफ भी, तो बाहर की तरफ भी करो 1 2 3, तो कुछ ऐसे तो फोर्स लग रहा है, ऐसे तो फोर्स लग रहा है। अच्छा अब जरा एक चीज सोचो भी जरा, x में भी था y में भी था z में भी था, ऐसे लग रहा है, तुम जब किसी चीज को ऐसे फेंकोगे ना तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, वर्टिकली भी करेगी और सामने z में भी जाएगी, जब मैं उसको पहले ऐसे फेंक रहा था ना तो वो सिर्फ x में जा रही थी और y में, z में नहीं जा रही थी, लेकिन अब देखो ना 5 यूनिट x में है, 4 यूनिट y में है, 3 यूनिट z में, तो कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक वेक्टर को जब 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप बोला जाएगा, मुझे डायरेक्शन का आइडिया लग रहा है सर वो इस दिशा में कुछ है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना फोर्स लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का बोलो क्या तरीका है, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, तो मेरे को बस पहला शुरू के 10 मिनट में यही काम था कि आप लोगों को मैं वेक्टर की एक थोड़ी सी बेसिक आइडिया मैं दे दूं, बोलो वेक्टर्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो एरोस के जरिए, बिकॉज एरोस से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का पर्पस सॉल्व होता है, या फिर कार्टेशियन टर्म्स में दिखाएंगे इतने i कैप इतने j कैप इतने k कैप, तो जब कोई तुम्हें बोलता है कि मेरा एक वेक्टर इतने i कैप इतने j कैप और इतने k कैप है, तो क्या तुम्हें उसके डायरेक्शन का आइडिया लग रहा है, 6 यूनिट x में, 3 यूनिट y में और 2 यूनिट k में माइनस k में, तो पीछे की तरफ करेंगे तो ये कुछ डायरेक्शन का आइडिया लग रहा है मुझे, और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो बोलूंगा रूट में 6 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर जमा में माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो वेक्टर को देने के बाद डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का आइडिया लग रहा है, उसके अलावा कुछ होता भी नहीं वेक्टर के पास, सबको समझ में आ गया था कि बात। चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो आपका है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब एक वेक्टर मेरे पास ये है, मान लो ए वेक्टर, अच्छा मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 यूनिट है, कितने यूनिट है बोलो, मैग्नीट्यूड निकाला इसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 7 आ गया। तो इसी डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं, इसी डायरेक्शन में कोई एक ही वेक्टर थोड़ा ना होगा, इस डायरेक्शन में ऐसा बहुत सारे वेक्टर होंगे जिनका 10 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, इसका 7 है, किसी का 15 भी होगा, किसी का 50 भी होगा जिससे बड़े होंगे, किसी का छोटा भी होगा 5 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, तो किसी का 1 यूनिट भी होगा। तो कोई भी एक ऐसा वेक्टर, इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर जानना चाह रहे हो तो कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो इसी दिशा में होगा और कितनी लेंथ का होगा बोलो, 1 यूनिट लेंथ, कितनी यूनिट का बोलो 1 यूनिट लेंथ। तो आप लोग बोलते हैं कि जो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, किसी भी वेक्टर का वो वाला वेक्टर होता है जो उसी दिशा में तो होता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मात्र कितना होता है बोलो, 1 यूनिट होता है। तो वो निकलता कैसे है, तो कहते हैं कि जब हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। सोचो ना, इसका 7 यूनिट का मैग्नीट्यूड था, अगर मैंने उसको 7 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 यूनिट का तो बन जाएगा। समझे नहीं मैंने क्या बोला, किसी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। चलो तुम मुझे बताना, अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा दुगना हो जाएगा, 2 वेक्टर 3 टाइम्स ऑफ तिगना हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कम भी होएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो आधा हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 7 है, तो अगर मैं उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड 7 से ही डिवाइड कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि कभी भी किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो ना,
डायरेक्टली फॉर्मूला याद करिए, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं उनकी पहचान होती है, उनके ऊपर कैप लगी होती है। आई कैप यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, के कैप यूनिट वेक्टर है, ए कैप यूनिट वेक्टर है। अगर किसी के ऊपर भी कैप लगी है तो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके वेक्टर बना लीजिए, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? बोलो पक्का? ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर की कहानी थी। उसके बाद ओके, एक तो ये चीज थी, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन करो। पहले सिंपल से देता हूँ, उससे अगला बढ़िया देता हूँ। कैलकुलेट द, फाइंड द, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। करना, एक वेक्टर निकालो जो कि इस दिशा में हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 है। आज बेसिक चीज सारी बता दूंगा आपको, डॉट प्रोडक्ट और सब करा दूंगा आज। डन। सो गाइज मुझे बताओ जरा, जब आप लोगों ने करा तो पहला जैसे क्वेश्चन था फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तो मुझे तुम ये बताओ, जैसे तुमने ए वेक्टर ये लिया 3i प्लस में 2j प्लस में k, अब ये तुमसे जानना चाह रहा है कि इसी दिशा में एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना हो 1 यूनिट। वेक्टर की दिशा नहीं बदलनी चाहिए, सुन रहे ना भाई? मतलब पहली क्लास में हमारा मेन पर्पस है कि हम लोगों को चीजें याद आ जाएंगी, हमने वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर तुम्हें दिया हुआ, तुमसे यूनिट वेक्टर पूछा और समझ के करोगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएंगी चीजें, मुश्किल वाले क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, आपको यूनिट वेक्टर बताना है, मतलब आपसे जानना चाहते हैं कि इसी दिशा में एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 यूनिट। तो मैंने कहा वो कैसे निकलेगा, जब तुम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो उसी दिशा में एक वेक्टर आ जाएगा जो कि 1 यूनिट का होगा। तो बोलो कितना आएगा,
3i प्लस 2j प्लस में k डिवाइडेड बाय में रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस दिस, तो रूट 14 है ना। सो कितना आ जाएगा, इसको लिखने का तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि आप इसको वेक्टर की तरीके से लिख सकते हैं 3i प्लस में रूट 14, 2j प्लस में रूट 14, k बाय में रूट 14। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ जल्दी से, पक्की बात है, जैसे का कोई डाउट लग रहा है इसके अंदर, नहीं ना, चलो ठीक है। अब जरा क्वेश्चन सुनो अगला कहता है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इसी डायरेक्शन में वेक्टर निकालो, लेकिन वो यूनिट वेक्टर नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है इसी डायरेक्शन में वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना बोलो। तो मुझे एक बात बताइए कि मान लो ये ए वेक्टर है, मुझे मान लो कि ये वेक्टर है, मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 7 यूनिट है, कितना है बोलो 7 यूनिट है। तो मुझे लेकिन बताना है इसी दिशा में एक ऐसा वेक्टर जो कि 5 यूनिट का हो, कितने यूनिट का बोलो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पहले इस दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालूं जो कि यूनिट वेक्टर हो, जो कि बोलो क्या हो, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, तो अगर मैं 1 यूनिट वाला वेक्टर निकालूं और फिर उसको 5 से गुना कर दूं, फिर उसको 5 से गुना कर दूं, तो बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मेरी बात समझे नहीं बच्चों। अरे अगर मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर x दिशा में होता है i कैप, तुम इसको 3 से गुना कर दो तो 3i कैप क्या होता है 3 गुना बड़ा, 5i कैप क्या होता है 5 गुना बड़ा। यस, नहीं आ रहा ना समझ में। तो अगर किसी ने तुम्हें बोला कि मुझे एक वेक्टर की दिशा में ही वेक्टर बताओ, तो उस दिशा में बताने तो पहले यूनिट वेक्टर बना लिया मैंने जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, लेकिन उस दिशा में ही बताओ, लेकिन 5 यूनिट का बताओ, कितना रहा जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो मैंने इसको 5 से गुना कर देना है, 5 कैप, और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे किसी भी वेक्टर को जब हम किसी नंबर से गुना करते हैं ना आनंद, किसी भी वेक्टर को, सुन लो ये वाली बात भी अगर आपको नहीं याद आ रही है तो, अगर तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है और तुम इसको 2 से गुना करोगे तो दुगना बड़ा हो जाएगा, 3 से गुना करोगे तो तिगना बड़ा हो जाएगा। अगर तुम इसको -2 से गुना करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन कर लेगा, लेकिन दुगना बड़ा हो जाएगा। जब तुम 2 से गुना करते हो तो दुगना बड़ा हो जाता है, जब तुम -2 से गुना करते हो दुगना बड़ा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है रिवर्स, माइनस मल्टीप्लाई करते के साथ ही चीजें चेंज हो जाएंगी। अरे जैसे खुद सोचो तुम यार, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है 5i कैप, तो वो इस दिशा में है, लेकिन मैंने जैसे ही बोला माइनस का 5i कैप, तो वो -i कैप दिशा में, मतलब इस दिशा में हो जाएगा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते के साथ ही डायरेक्शन बोलो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो भैया मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे एक वेक्टर बताना है इसी वेक्टर की दिशा में, मुझे एक वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, तो पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। बताओ कैसे आएगा, यही वेक्टर अपॉन में इस वेक्टर का, तो बताओ कितना आएगा। ये वेक्टर है 4i प्लस 5j प्लस में 2 रूट, का शुरू होगा 2 रूट 2k डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आ रहा है 16 जमा 25 जमा में 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, तो 49 आ रहा हो गई, और 7 आ रहा है, तो 4i कैप बाय 7, 5j कैप बाय 7 प्लस में 2 रूट 2k कैप बाय में 7। दिस इज योर a कैप, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है। अगर नहीं आ रही बात समझ में, तो हमने बोला कि a vector in direction of a vector and has a magnitude of 5 units बराबर, बताओ क्या आएगा, बताओ जरा क्या आएगा, 5 times of a cap। Is this fine? 5 times of a cap। तो मुझे बताओ इसका 5 गुना करोगे तो कितना आएगा, बताओ जरा। इसका 5 गुना कर दो, 20i कैप बाय 7, j कैप बाय 7 और 10 रूट 2। नहीं आया समझ में, पक्की बात है, क्लियर है ये वाली चीज आप लोगों को। प्रिंस डाउट तो नहीं लग रहा इसमें कोई भी, चलो ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर ये बात करें कभी भी कोलिनियर वेक्टर्स की, किसकी बात करें, बैंक से सुन लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। तो आपको पता है कि मान लो ये ए वेक्टर है, तो इसके साथ जो भी कोलिनियर वेक्टर होता है उसका क्या मतलब होता है, कोलिनियर वेक्टर का मतलब ही क्या होता है कि मान लो कि ये एक लाइन है, अब इस पूरी लाइन पर लाई करने वाले सारे वेक्टर बोले जाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स। को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब एक लाइन पे मौजूद सारे वेक्टर क्या कहे जाएंगे, एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स। अब तुम मुझे बताओ ये ए वेक्टर इसी लाइन पे है, अब मुझे बताना है थोड़ा इससे बड़ा वाला वेक्टर भी इसी लाइन पे है, थोड़ा इससे बड़ा वाला वेक्टर भी इसी लाइन पे है, थोड़ा इससे बड़े वाला वेक्टर इस तरफ वो भी इसी लाइन पे है। तो चाहे वेक्टर उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, ऑल दीस वेक्टर्स आर कोलिनियर्स, ऑल दीस वेक्टर्स आर। अच्छा आपको एक बात नहीं लगती कि अगर ये कोलिनियर है
तो इनमें एक लेना देना जरूर है। जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, तो कोई दूसरा वाला वेक्टर इससे 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, या -2 गुना होगा, या कोई बच्चे के 2 गुना ही क्यों सर, क्या 1.5 गुना नहीं हो सकता? तो हो सकता है 1.5 गुना भी हो सकता है कि दूसरा वाला वेक्टर इस ए वेक्टर से कितने गुना हो, 1.5 गुना या 2 गुना या 3 गुना। अरे मेरे को एक बात बताओ ना, आप लोग भूल गए ये वाली बात। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इधर अगर मैं इस वेक्टर को, मान ले मेरे पास कोई वेक्टर है i j प्लस में 2k, अगर मैं इसको 2 से गुना करूं तो क्या वेक्टर की डायरेक्शन बदलती है क्या? 2 गुना करने से डायरेक्शन बदलेगी क्या? नहीं सर, यही रहेगी, बस दुगना बड़ा हो जाएगा। 3 गुना करने से, -2 गुना करने से इस तरफ हो जाएगा, लेकिन रहेंगे तो लाइन पे ही ना, रहेंगे तो कोलिनियर वेक्टर में एक बड़ा ही खास लेना देना है। वो क्या कि दूसरा वाला वेक्टर हमेशा पिछले वाले वेक्टर से जो कोलिनियर, वो हमेशा कुछ ना कुछ सारी वैल्यू उसकी कुछ गुना मिलेगी, सारी वैल्यू उसकी कुछ। जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है a1i b1j और c1k, और दूसरा वाला वेक्टर मेरे पास है a2i b2j और c2k, तो अगर b वेक्टर a वेक्टर के कोलिनियर है, सब बच्चे सोचना, तो b वेक्टर की जो ये वैल्यूज आएंगी, या तो वो उनकी वैल्यू से 2 गुना होंगी, या 3 गुना होंगी, या 4 गुना होंगी, या -2 गुना या -3 गुना, मतलब कुछ ना कुछ गुना मिलेंगे सारी वैल्यूज a2 b2 c2, a2 b2 c2। इसका मतलब कि मैं बोलूंगा if a and b are collinear, if a and b are collinear, तो एक बात पक्की है, जो a2 by a1 आएगा, जो b2 by b1 आएगा, और जो c2 by c1 आएगा, वो बिल्कुल क्या आएगा बोलो, बराबर आएगा। मतलब कि सारी वैल्यूज ही पुरानी वाली वैल्यूज से कुछ दुगनी या तिगनी या 4 गुना, मतलब कुछ ना कुछ रेशियो में आएंगे हमेशा, या माइनस गुना भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आया ना समझ में। ये कोलिनियर वेक्टर्स में ऐसा होगा और किसी वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, इनमें नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही अलग होती है। अब इनमें करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। जैसे मुझे तुम बताओ, चेक करो, चेक द 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, द 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, बस आपको चेक करना है। बताओ पहला वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर एंड बताओ बताओ पहले वाले केस में दोनों वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं? सर पहले वाले केस में ना बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाली वैल्यूज है सारी -2 गुना है, सारी माइनस, मतलब कि अगर तुम पहले वाले वेक्टर को सीधा देखो, 2 तरीके से बताऊंगा, इसको तुम ए वेक्टर का नाम दे दो, इसका नाम दे दो बोलो, और दूसरे वाले वेक्टर को तुम लोग बी वेक्टर का नाम दे दो। सुनते चल रहे हैं यार, हम कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाएंगे वेक्टर की। तुम इसको अगर बी वेक्टर का नाम दे दो और तुम यहां से माइनस का साइन कॉमन लोगे, और क्या कॉमन लोगे, 2, -2 कॉमन आ रहा है पूरे में से, बताओ क्या बचेगा, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस में 5k कैप। तो तुम्हें ध्यान से देखिए, ये बन गया -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। और अगर कोई वेक्टर दूसरे से बस या तो कुछ गुना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, -2 गुना -3 गुना 4 गुना, तो इसमें आप लोगों को पता है ये हमेशा ऐसे रहेंगे, या तो पैरेलल, या बोलो क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल। बिकॉज कोई भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से अगर बस मल्टीपल्स में जा रहा है तो बस वो होता उसी दिशा में, या तो उस दिशा में या उस दिशा में, लेकिन लाइन एक पे रहता है, लाइन सेम पे रहता है। एक तरीका तो ये था। एक तरीका अगर तुम्हें ये वाला समझ नहीं आता, ये वाला बढ़िया नहीं लगता, तो कौन सा तरीका दूसरा बोलो, दूसरा तरीका बोलो क्या है, a2 बाय, बताओ a2 बाय a1 कितना आएगा, -2 बाय 1, -2 आएगा। b2 बाय b1 बताओ, माइनस का 6 बाय 3, -2 आएगा। c2 बाय c1 बताओ, माइनस का 10 बाय 5, -2 आएगा। सर a2 बाय a1, b2 बाय b1, c2 बाय c1 सारे बराबर आ रहे हैं, ये भी साबित करता है कि वो पक्का कोलिनियर ही होंगे, बिकॉज अगर रेशियोज बराबर आ रही है इसका मतलब कोई दूसरा वेक्टर उससे बस कुछ गुना है, कुछ गुना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसमें देखो जरा एक बात, क्या ये वाला वेक्टर जो a वेक्टर है और b वेक्टर, क्या b वेक्टर उसकी टर्म्स में लिखा जा सकता है? क्या कुछ भी कॉमन लेके उसके जैसा लिख सकते हो? नहीं, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कुछ गुना नहीं है सर, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। रेशियो में निकालोगे 4 बाय 2 की कितनी आएगी, 2, 5 बाय 3 की 5 बाय 3 आएगी, रेशियो भी सेम नहीं। इसका मतलब ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ही नहीं, पहली बात पैरेलल एंटी पैरेलल, और अगर पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं हो सकते। नहीं आएंगे मेरी बात समझ में, नॉट कोलिनियर, ये वाले नॉट कोलिनियर है। ये वाले तुम्हें कोलिनियर का मतलब समझ में आया, पहले मुझे तुम नहीं बताओ। अच्छा तुम इसकी डायरेक्शन भी देखोगे ना, 2 3 5, 2 3 5 थोड़ा बाहर की तरफ है, इसको देखोगे 4
अब इधर ही 5 उठ गया, ये 3 उठा था, इधर ही कितना उठ गया 5, और ये 7 तक गया, तो इसकी डायरेक्शन अलग है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है, तो दोनों अलग डायरेक्शन में तो वैसे भी कोलिनियर नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट जब ऐसे वेक्टर्स होते हैं तो एक ही दिशा होती है, बस थोड़े से लंबे छोटे होते हैं दूसरे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब भी कोई वेक्टर दूसरे से कुछ ऐसे लिखा जा सके, कभी भी कोई वेक्टर दूसरे से कुछ लैम्डा टाइम्स करके लिखा जा सके, कुछ भी लैम्डा टाइम्स लिख करके लिखा जाए, चाहे पॉजिटिव टाइम्स चाहे नेगेटिव टाइम्स, कोई भी वेक्टर जब दूसरे से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स -2 टाइम्स -2 टाइम्स ऐसे करके लिखा जा सकता है, तो वो कोलिनियर्स होते हैं। और या a2 by a1 b2 by b1 या c2 by c1 करके लिखा जा सकता है, तो वो कोलिनियर होते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जरा ध्यान से, सभी बच्चों को समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं अगली चीज पे। सुनो, अगली चीज है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की बेसिक आइडियोलॉजी समझ में आ गई। वेक्टर जो आई कैप जे कैप के कैप होता है वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेकंड चीज यूनिट वेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को कैसे निकलेंगे? पक्का? तीसरी चीज कोलिनियर वेक्टर्स आपको समझ में आ गया कैसे निकलेंगे, है ना? मतलब समझ में आएगा कोलिनियर वेक्टर का ना, फिर क्वेश्चन बनाएगा तो हम देख लेंगे इसको, है ना? तो कोलिनियर वेक्टर की बात समझ में आ गई है। चौथी चीज अब आप लोगों को बता रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, बोलो एक क्या होता है? बोलो डॉट प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं बोलो क्या? स्केलर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये बोलेगा अगर मेरे को दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड p का मैग्नीट्यूड और बोलो क्या? cos थीटा। अगर मैं बोलूं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज गिवन एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, एंगल बिटवीन देम इज गिवन, एंगल उनके बीच का दिया हो, मतलब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपको दिए हो और उनके बीच का बोलो क्या दिया हो? एंगल। किस एंगल पर वो वेक्टर्स है? ध्यान रखना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। एंगल हमें पता होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड पता हो, निकल जाएगा, है ना? दूसरा तरीका क्या? इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन टर्म्स, इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन टर्म्स, मतलब कैसे? अगर तुम्हें वेक्टर दिया हुआ है a1i b1j c1k a2i b2j c2k, तो ऐसे में मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा? क्योंकि आप लोग ये कहेंगे सर ऐसे नहीं निकाल सकते क्या? बच्चों ऐसे में देखो मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, a का भी और b का भी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करके, और इन दोनों के बीच का एंगल तो नहीं दिया हुआ ना, तो ऊपर वाला तरीका यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे? ध्यान दो, a1i b1j c1k को डॉट करोगे बोलो किसके साथ? a2i b2j c2k। हालांकि आप लोग आंसर जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लॉजिक जरूर बताऊं, बिकॉज़ ये क्वेश्चन बनाता है अंदर से इस चीज के ऊपर। भाई आई कैप और आई कैप, ये आई कैप जे कैप के कैप क्या है बोलो? वेक्टर्स ही तो हैं प्रिंस। आई जे के क्या है बोलो? वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं? यूनिट वेक्टर्स। क्या डायरेक्शन बताएंगी? यस सर, एक्स वाई जेड में होते हैं। तो मुझे बस ये बताओ आई डॉट आई क्या होगा? अगर मैं ऊपर वाली बात को मान लेता हूं, आई डॉट आई बताओ क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर दो वेक्टर का डॉट निकलता है, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का और cos में उनका एंगल, तो i और i के बीच में कितना एंगल होगा? 0, क्योंकि i और i सेम डायरेक्शन में, तो cos 0, तो cos 0 1, i कैप भी 1, j कैप i कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका 1 होगा, तो पूरा आंसर कितना आ गया? 1। सेम मुझे बताओ j कैप डॉट j कैप क्या होगा? j का मैग्नीट्यूड cos 0, क्योंकि j और j सेम दिशा में होंगे, cos 0 1 होता है, तो आंसर फिर से 1 आ गया। k कैप डॉट k कैप फिर से बोलो कितना आएगा? अरे क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा? अच्छा बताना i डॉट j, I का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। I और j के बीच में 90 है, I इधर होता है, j उधर होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, और ऐसे में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो I डॉट j कितना आएगा? 0 आएगा। j डॉट k डॉट I, सहमत हो? परपेंडिकुलर होने पे 0 रिजल्ट देगा, बिकॉज़ दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हुए तो उनका cos 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये समझ में आया आप लोगों को? ऊपर से ये निकाला मैंने, तो मुझे तुम बताना जब मैं इन दोनों को डॉट करूंगा, वैसे हालांकि डायरेक्ट याद करेंगे, नहीं समझ लो। आई वाला जब आई वाले से होगा, आई वाला जब आई वाले से होगा, तो a1 a2 आएगा और i डॉट i कितना हो जाएगा? 1। i डॉट i कितना हो जाएगा? 1। चलो प्लस में बताना, a1 i वाला जब j से होगा तो कितना आएगा? 0, क्योंकि i डॉट j a1 b2 बनेगा जरूर, लेकिन i डॉट j की वजह से क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज़ i डॉट j 0 होगा। i डॉट k जब j वाला i से होएगा 0, j वाला जब j से होगा तो आंसर आएगा b1 b2, j डॉट j तो 1 हो जाएगा आप लोगों का, और फिर जब ये वाला इससे होएगा तो 0, k वाला i से होगा 0, k वाला j से होएगा 0, k वाला k से होएगा तो c1 c2,
इसका मतलब आगे से हम लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं। बच्चों याद कर लो, सभी बच्चे याद कर लो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। अगर मुझे वो सीधे कार्टेशियन टर्म्स में दिए हैं तो हाउ वी कैन फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। अगर वो कार्टेशियन टर्म्स में है सीधे तौर पर डॉट प्रोडक्ट निकल आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। और अगर वो कार्टेशियन टर्म्स में ना देके वो उनके मैग्नीट्यूड उनके बीच का एंगल दे रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। कभी कभी वो दो वेक्टर ऐसे देखे, सुन लो मेरी बात अच्छे से सुनना, और बोलेगा इनके बीच का एंगल बताओ, इनके बीच का, तो मुझे तुम बताना अगर उसमें वेक्टर कार्टेशियन टर्म्स में दिए हुए तो क्या डॉट ए डॉट बी आ जाएगा? तो ए डॉट बी आ गया, दोनों वेक्टर दिए हुए तो उनका मैग्नीट्यूड भी आ गया। जब ये दोनों आ गए वो आ गए तो क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा के जरिए बोलो क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। तो मेरा बस ये कहना है आप लोगों को, आपको दोनों चीजें बताऊं। अगर कार्टेशियन टर्म में दिया है तो ए डॉट बी क्या होता है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 का सम। और अगर उसने वैसे बोला है, कार्टेशियन टर्म में नहीं दिया, उसने बोला कि इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, एंगल इतना है, तो ए डॉट बी आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos। इसी के आधार पे इसको भी सॉल्व किया, आप जानते हो उसी के आधार पे सॉल्व किया इसको, क्योंकि सारे ऐसे कैलकुलेशन है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का इसका आंसर होगा ना? आई डॉट जे जमा के, जे डॉट आई जमा के डॉट आई जमा जे, जीरो आ रहा है, जीरो आएगा। सही बात है। कैसे करा? तो आप लोगों ने क्या करा? आई डॉट जे कर दिया, फिर प्लस में आई डॉट, फिर जे डॉट आई कर दिया, प्लस में जे डॉट के कर दिया, फिर प्लस में के डॉट आई कर दिया, फिर प्लस में के डॉट जे कर दिया। अब मुझे बताओ आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जीरो, जीरो जीरो। नहीं समझे? एक बड़ी ही जरूरी बात जो आपको डॉट प्रोडक्ट को लेके याद करनी है, अगर क्वेश्चन में एक जिक्र हो गया कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, सीधे तौर पर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रख देना है? जीरो रख देना है। मतलब उनका a1 a2 जमा b1 b2 जमा c1 c2 क्या आएगा? जीरो आएगा। तो मैं यहां पर ये वाली बात लिख देता हूं, बड़ी जरूरी है ये वाली चीज। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दैट इज थीटा इज 90 डिग्री, अगर वो परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स, तो उनका सीधे तौर पर जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? उनका a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू कितना होगा? जीरो। दोनों बात एक ही है, ये भी बात वही है और ये भी बात वही है, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर हो गए तो cos 90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन अगर टू वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर सेम, तो मुझे बताओ जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मुझसे पूछ रहा है कोई, तो मुझे बताना जरा सा बच्चे, एक बार बोर्ड पे देखना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड भी लूंगा, इसका मैग्नीट्यूड भी लूंगा, और दोनों सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू 1 होगी और आंसर आ जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का। तो ए डॉट ए जो होगा वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो अगर वेक्टर सेम है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसे आएगा, और अगर वेक्टर अलग है और परपेंडिकुलर है तो आपको जीरो लिखना है, और किसी और अदर एंगल पे 60 डिग्री वगैरह पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 60, तो cos 60 वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड देगा, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ जीरो डिग्री। लेकिन परपेंडिकुलर होने पे जीरो हो जाएगा और बिल्कुल सेम होने पर ऐसे स्क्वायर कर देगा। नहीं आया समझ? नहीं आया? पक्की बात है। तो देखो क्रॉस तो नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन मुझे बस कुछ चीजें आप लोग बताओ कि वेक्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी वापस से याद आने लगी कि ना लगी। क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे गिनाने वाले चैप्टर से, ठीक है, अच्छी खासी मेहनत करेंगे वेक्टर चैप्टर पे, लेकिन आप लोग ना बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले समझ जाइए। क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड। क्या पहली चीज तुम्हें समझ में आ गई कि जब एक वेक्टर आपको कुछ आई कैप, कुछ जे कैप और कुछ के कैप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या आपको समझ में आता है वो किस दिशा में है? 5 आई कैप, 4 जे कैप, 3 के कैप, ऐसे दिशा में है सर। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है सर? आता है सर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
जब ये समझ में आ जाता है तो क्या तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना आता है किसी वेक्टर का? सर यूनिट वेक्टर भी निकालना आता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना आ गया तो क्या तुम्हें कॉलिनियर वेक्टर्स का मतलब समझ में आ चुका है? क्या कॉलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को बोलते हैं? नेसेसरी है सेम डायरेक्शन में होना। क्या अपोजिट डायरेक्शन वाले कॉलिनियर नहीं होते? सेम डायरेक्शन वाले भी कॉलिनियर होते हैं, अपोजिट वाले भी कॉलिनियर हो सकते हैं, बस सेम लाइन पे होने चाहिए वो ना। उसके बाद कॉलिनियर समझ में आता है। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया वो क्या है, बोलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मतलब कि अगर एग्जामिनर ने दो वेक्टर चीजों के बीच में डॉट लगा रखा है, क्या लगा रखा है बोलो? डॉट लगा रखा है, तो आप इसके आंसर दो तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर वो कार्टेशियन टर्म्स में दिया हुआ है तो सीधा लिखोगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का सम करोगे। a1 b1 c1 क्या है? i j k के साथ में लिखे हुए कोएफिशिएंट्स हैं। और अगर उसने वो ना देके उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो सीधा निकलेगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इसमें कुछ बातें ऐड कर दी गई हैं कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो सीधी सी बात है a डॉट b 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर्स है तो a डॉट a जो होएगा वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होएगा। तो ये सब बातें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही? नहीं आ रही बात समझ? अगली क्लासेस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, बिकॉज मेरे थोड़ा सा टाइम क्रॉस प्रोडक्ट बनाने में लगेगा और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन समझ में आ गया जितना हुआ अच्छे से। अब की बात है, सुबह से क्लासेस कब से लोगे? सुबह की क्लासेस कब से लोगे?